हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों। तो आज बच्चों अपना ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर है ना। और इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं बताता हूँ आपको बच्चों। तो इस चैप्टर में टोटल कितने थे? 3 पार्ट थे, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब रिफ्लेक्शन किस किस के कारण था? प्लेन सरफेस से, कर्व सरफेस से। कर्व में 2 थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही है, प्लेन सरफेस से फिर कर्व से। रेफ्रैक्शन में एक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और आती है टर्म, एक स्नेल्स लॉ आता है, और उसके बाद में प्लेन सरफेस से स्लैब था, शिफ्ट वगैरह थे, वो सारे हम लोगों ने देख लिए। फिर बच्चों कर्व सरफेस से रेफ्रैक्शन देखा हम लोगों ने, तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, तो वहां से शुरू करता हूं वापस। तो हल्का सा देख लो, लेंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो लेंस था, और लेंस में पिछली क्लास तक जो अपना फॉर्मूला आ चुका था वो ये था कि भाई ये कर्व सरफेस है, मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे जो इमेज बनेगी, मान लो यहां कहीं इमेज बनी है, एक रे ऐसे सीधी आ गई, एक ये यहां से घूम के ऐसे आई है, ठीक है। ये इसका जहां भी नॉर्मल था ऐसे ऐसे नॉर्मल था, ये एंगल इंसिडेंस आई था, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था। ये वाली दूरी अगर u है और ये डिस्टेंस v है, इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज थी। तो जब बच्चों इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू देखी थी और चेंज मतलब डेराइव किया था टेन थीटा वगैरह लगा के, तो ये आया था बच्चों μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये थी इक्वेशन। ये रेफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस का था। फिर बच्चों इससे हम लोगों ने लेंस बनाया। तो लेंस में क्या है? 2 सरफेस होते हैं। लेंस में क्या होते हैं? 2 सरफेस होते हैं। इसकी मान लो रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। इधर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ, और इस तरफ का μ2। और बाद में मैं μ1 और μ2 को एयर ले लूंगा तो 1 डाल दूंगा, ठीक है। ये μl कर देता हूं, इसको लेंस का μ है। तो जब बच्चों इससे देखोगे तो पहले सरफेस से जब भी हुआ होगा तो क्या इक्वेशन आएगी? μl अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1। अपने को साइन वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं केवल कर्व सरफेस ले रहा हूं, इसमें जो भी डायरेक्शन होगी वो हम लोग r में पुट कर देंगे। फिर बच्चों जब दूसरे सरफेस से यही इक्वेशन देखते हो तो ये आती है μ2 अपॉन v माइनस μ ऑफ l अपॉन v1। भाई इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो बच्चों उसके लिए कितना हो गया? भाई इससे जो इमेज बनी पहले सरफेस से वो दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो दूसरे वाले सरफेस से जब होगा तब ये आ जाएगी, तो ये आएगी μ2 माइनस μl अपॉन r2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। ये आता है बच्चों μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस प्लस μ2 माइनस μl अपॉन r2। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअल में इक्वेशन है। जब अलग अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो आप लोग ऐसे करोगे। अब बच्चों अगर मान लो ये वाली वैल्यू हो जाए 1, μ2 और μ1 कितने हो जाए? 1 हो जाए, एयर हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? इफ μ2 इज इक्वल टू μ1 बराबर 1 हो जाए, मतलब एयर हो गया ये रेफ्रैक्टिव मीडियम। अगर ये मीडियम एयर हो जाए तो ये फॉर्मूला बनता था आपका, इधर देख लो, मैं इसको लिख देता हूं। तो बच्चों जब इस ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा μ माइनस 1 अपॉन r1, और ये आएगा बच्चों प्लस 1 माइनस μ अपॉन r2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये है बच्चों। तो यहां तक आप लोगों ने पिछली क्लास में ही देख लिया था। अब मैं इससे आगे का पार्ट कराता हूं बच्चों ना, यहां से आगे अपना नया स्टार्ट होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो बच्चों अपना लेंस के लिए जो अभी रिलेशन डेराइव हुआ वो हुआ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन r1
-1/r2। अब बच्चों म्यू ये तब आया है जब सराउंडिंग में एयर थी, अदरवाइज यहाँ पे म्यू के अपॉन, या ये भी लिख सकते हो म्यू ऑफ एल अपॉन म्यू ऑफ एस सराउंडिंग का, ये भी आप लोग डेराइव कर सकते थे। अगर मैंने जो म्यू 1 और जो बाहर वाला 2 था उसको मैंने क्या लिखा 1 लिख दिया था, अगर वहां पे मैं म्यू एस कर देता उसको तो ये वाला फॉर्मूला भी डेराइव हो जाता है। ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रेडियस है इसको। अब बच्चों ये वाली क्या चीज है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/f, किसके बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको तो बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। ये क्या डेराइव हो गया, लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला था ना, मिरर फॉर्मूला क्या था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, वो था मिरर फॉर्मूला। ये है लेंस फॉर्मूला, इसमें बीच में साइन माइनस आता है, उसमें प्लस आता है। आप लोग ये ऐसे भी याद कर सकते हो बच्चों कि लेंस के अंदर इस तरफ u होता है तो इधर रे जाती है, तो इधर इमेज बनती है जनरल, अगर रियल वाली होंगी तो ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अपोजिट साइन है। लेकिन अगर मिरर होता तो मिरर के अंदर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही वापस रे जाती है, तो इमेज यहीं बनती है सेम साइड, तो दोनों का ही साइन नेगेटिव है और दोनों ही फिर कॉमन लेकर के पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि दोनों का सेम साइन रहता है इसलिए वो पॉजिटिव है। इसमें अपोजिट साइन है तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। फिर बच्चों ये आपका 1/f बराबर किसके आया, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फोकल लेंथ है। ये किसका फॉर्मूला है, फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब क्या है, जो लोग लेंस बनाते हैं तो वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि कितना फोकल लेंथ हमें निकालनी है। भाई लेंस जो बनाना है वो कितनी फोकल लेंथ का बनाना है। मिरर में तो बहुत अच्छा था, फोकल लेंथ बराबर सीधा सीधा ही था r/2, मतलब जो भी आपकी रेडियस होगी उसकी हाफ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, तो आपको ज्यादा झमेला करना ही नहीं है। यहां समस्या होगी, यहां फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। इसकी जो आपकी फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। ये फोकल लेंथ किस में डिपेंड कर रही है बच्चों, सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है। क्लियर है ये वाली बात, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है और दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। अब लेंस मेकर्स क्यों है, क्योंकि लेंस बनाने वाले यूज करते हैं कितनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना है वैसे है, ठीक है। और बच्चों एक बात ध्यान से देखना कि फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रही है, तो आपको हो सकता है कि बारिश के दिनों में उस चश्मा से नहीं दिखे जो आप लोग ड्राई वेदर में यूज करते हो। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है। या हम लोग वही चश्मा जैसे पानी के अंदर देखते हैं, कोई नेक डाई से पानी में देखता है और कोई चश्मा लगा के अगर पानी में देखता है तो हो सकता है उसको सेम चीजें नहीं दिखेगी जो दिखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई दूसरे मीडियम के कारण, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। अब बच्चों ये देखो ध्यान से फोकल लेंथ का मीनिंग क्या है, दोनों लेंस के लिए क्या है ना। तो बच्चों फोकल लेंथ का लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया। अब देखो 1/f बराबर क्या था, म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब जैसे अपन ने इसके लिए देखा, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है और लेंस वाला फॉर्मूला क्या है 1/v माइनस 1/u। अब बच्चों देखो इधर ध्यान से, ये जैसे है एक लेंस, इसके लिए r1 r2। r1 कैसा है, अगर इस साइड से रे आता हुआ माना जाए, ऐसी रे आ रही है तो r1 जो है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव, r2 जो है वो क्या है, नेगेटिव। r2 जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो r1 तो पॉजिटिव है, r2 नेगेटिव है, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाला पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव है अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है। यहां पे मतलब म्यू सराउंडिंग है और यहां पे म्यू है लेंस का, तो म्यू अपॉन म्यू एस लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो कि ये तो 1/f अगर इसका देखोगे तो म्यू रिलेटिव लिख देता हूं -1, रिलेटिव मतलब सराउंडिंग के हिसाब से, म्यू अपॉन म्यू एस, या ये लिख सकते हो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ एस 1/r1 माइनस 1/ माइनस का r2। साइन वाइज रख दी इसमें वैल्यू। ये सारी क्वांटिटी इस वाले लेंस के लिए क्या आने वाली है, ये पॉजिटिव। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी अगर म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 ग्रेटर देन अगर 0 है तो आपकी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव।
ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, मतलब लेंस का मीडियम, मतलब लेंस इज डेंसर मीडियम। लेंस कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब अगर बच्चों लेंस डेंसर मीडियम है तो इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है, आपकी पॉजिटिव आ रही है। और फोकल लेंथ का मीनिंग क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है, मतलब आपकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है। इसका रियल में मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। कैसे भाई, ये था, ये वाली रे जा रही है ऐसे पैरेलल, और ये आकर के जहां भी मिलेगी ये वाला क्या है, फोकस है, इसका पॉजिटिव है। भाई ये इधर इस साइड की डिस्टेंस क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जिंग है। जैसे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो u इनफाइनाइट पे अगर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनती है उसको हम फोकस बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं, मतलब फोकस क्या होता है बच्चों, फोकस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity then position of image formed, position of image formed is called focus, या इसको बच्चों एक सेकेंडरी फोकस भी कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस भी कह देते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका ये बताओ, एक न्यूमेरिकल में मान लो पहले पूछता हूं कि कैन ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज, कैन ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, क्या एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, तो आप क्या कहोगे। तो अब मैं बताता हूं, देखो डाइवर्जिंग लेंस का मीनिंग क्या है, कैन ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस का मीनिंग क्या है, ये जैसे लेंस है, इसमें ये पैरेलल वाली रे आई, अब ये डाइवर्जिंग हो जाए रे, इसका मतलब ऐसे हो जाए, ये डाइवर्जिंग है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग। अब ये फोकल लेंथ इस लेंस के लिए नेगेटिव कब हो सकती है बच्चों, जब ये म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए ये क्वांटिटी, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये हुआ म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, मतलब सराउंडिंग मीडियम इज डेंसर इफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन, यहां पे आप लिख लो बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम देन इट बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। अगर ये डेंसर मीडियम में रख दिया जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, सराउंडिंग मीडियम अगर डेंसर हो जाए तो फोकल लेंथ जो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो रहा है कि पैरेलल आने वाली रे आगे मीट होंगी, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रेफ्रेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब वो इमेजिनरी तरीके से मीट होगी। ये इमेजिनरी तो मीट हो रही है, इनका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे तो यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे पीछे मीट हो रही है, तो यहां इसकी फोकल लेंथ क्या आई, नेगेटिव आई है। और ये जो फोकस है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फोकस। कौन सा फोकस बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस। तो बच्चों जो अभी मैंने सेकेंडरी फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा, उसी चीज को मैं डेराइव बताता हूं किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए फोकस की बात करता हूं। तो बच्चों वही चीज देखो, जैसे ये है, इसके लिए ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, तो यहां पे इसकी R1 क्या है, नेगेटिव, और R2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव। R1 क्या है, नेगेटिव, रेडियस उधर की तरफ है, R2 का जो सेंटर इस तरफ है इसलिए पॉजिटिव है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा 1/f बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 1/R1 -1/R2। ये नेगेटिव है क्वांटिटी, तो ये वाली हमेशा ही क्या आएगी, नेगेटिव। अब बच्चों ये फोकल लेंथ पॉजिटिव कब हो जाएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, कन्वर्जिंग होना। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव कब हो जाएगी बच्चों, ये जब ये सारी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, मतलब म्यू एल अपॉन म्यू एस -1 लेस देन 0 आ जाए, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, वही मतलब सराउंडिंग मीडियम डेंसर,
सराउंडिंग मीडियम इज डेंसर। ठीक है, और एफ नेगेटिव कब हो जाएगी? एफ नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कब हो जाएगा? अपोजिट कर दो, म्यू एस ग्रेटर देन, नहीं म्यू एस लेस देन म्यू एल। तो बच्चों कभी ये बोले कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग होते हैं क्या? तो आप उसमें अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कब? जब सराउंडिंग मीडियम उनसे रेयर मीडियम हो या एयर हो। बाकी कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप के बारे में बात है, ना कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में है। मतलब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस हैव नो मीनिंग विद कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तो एक कॉमन फिनोमिना है कि सराउंडिंग मीडियम कौन है और लेंस किससे बने हुए हैं। इनके नाम से नहीं पता चलता। वो नाम जो है वो कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, वो कब पता चलती है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कब होता है? जब सराउंडिंग मीडियम रेयर हो। तो बच्चों अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको, ये तो फोकस था इनका, और ये फोकस की डेफिनेशन कौन सी थी कि पैरेलल आने वाली रे, पैरेलल आने वाली रे, मतलब अभी जो हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? सेकेंडरी फोकस पढ़ा। सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन क्या थी कि रेज इंसिडेंट पैरेलल देन पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज सेकेंडरी फोकस। ठीक है, और इसी को ही हम लोग फोकस कहेंगे। हमारे लिए यही फोकस है सेकेंडरी वाला। जैसे ये वाला लेंस है, पैरेलल रे आई, पैरेलल रे जहां भी मीट करेंगी ये कौन सा फोकस होगा? सेकेंडरी फोकस। इसके लिए पैरेलल रे आई, ये डाइवर्जिंग होता है अगर सराउंडिंग मीडियम रेयर है तो, और इनको अगर आप मीट करोगे तो ये ऐसे मिलेंगे। तो इसकी फोकल लेंथ क्या आ गई? पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ क्या आ गई? नेगेटिव। ये आपकी फोकल लेंथ है। अब आप कहोगे फिर प्राइमरी कौन सा था? तो बच्चों प्राइमरी फोकस कौन सा है फिर? तो प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस कौन सा है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बिकम पैरेलल। रेज क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। किसके बाद? आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज बिकम पैरेलल। ये वाली चीज है बच्चों। तो अगर रेज पैरेलल हो जाएंगी तो ऐसा होगा। तो ये जैसे देखो ये लेंस है, अपोजिट हो जाएगा नहीं? ये है फर्स्ट फोकस। इसके लिए ये वाली वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और इसके लिए ये वाली क्या होती है? फर्स्ट फोकस की वैल्यू ऐसे, ये वाली रे आई ऐसे, और आफ्टर रेफ्रेक्शन क्या हो गई है? बिकम पैरेलल। इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए फोकस की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। ये प्राइमरी फोकस होता है। तो बच्चों डेफिनेशन से ही समझ आ रहा होगा प्राइमरी फोकस का मीनिंग क्या है कि जिससे इमेज इन्फिनिटी पे बने, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिसकी इमेज इन्फिनिटी पे बने, वो प्राइमरी फोकस होता है। सेकेंडरी फोकस कौन सा होता है? पैरेलल आने वाली रे या इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनेगी उसको फोकस कहते हैं सेकेंडरी वाला। और हम लोग जो फोकल लेंथ लेते हैं वो कौन से वाले की लेते हैं? सेकेंडरी वाले को ही हमने फोकस मान रखा है। समझ गए? तो दोनों तरफ हो सकते हैं इसके फोकस। वैसे एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। हमें जो फोकल लेंथ का साइन रखना है वो कौन से वाले का रखना है? सेकेंडरी वाले का। हम जो फोकस की डेफिनेशन बोलते हैं वो बोलते हैं पैरेलल आने वाली रे जहां मीट करती है उसको हम फोकस कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग म्यू वाला फॉर्मूला समझ गए। आपको अब एक नया फॉर्मूला आ ही चुका है 1/v - 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है। इससे बच्चों सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हो। जैसे एक तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना आएगा? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां जैसे डेराइव किए थे सेम तरीके से यहां भी डेराइव करना है। इसके अंदर जैसे ये लेंस है, लेंस का इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से देखोगे तो यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो ये पैरेलल आने वाली रे फोकस से चली जाएगी और एक रे ऐसे सीधी आ जाएगी।
यहाँ मान लो इमेज बनी, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। इस दूरी का नाम रखो u, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये v और ये हाइट ऑफ इमेज। तो रिलेशन एक ये वाला तो पता ही है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके बराबर आएगा बच्चों, टेन थीटा के हिसाब से करोगे तो टेन थीटा जो आपका है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें बच्चों क्या है, पॉजिटिव, और यू क्या है, नेगेटिव। और इसके अंदर टेन थीटा अगर बच्चों देखोगे तो ये आएगा v हाइट ऑफ इमेज अपॉन v, और v इसमें पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। विद साइन कन्वेंशन रखोगे तो दोनों को इक्वल कर दो, तो आपका जो वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, दोनों इक्वल है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू u बाई v। तो बच्चों इसके अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पॉजिटिव आता है, जो लेंस में था उसका अपोजिट है। ये वाली चीजें आप लोग सारी कर सकते हो, इनकी वेलोसिटी वगैरह सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों आप लोगों को इसका v और u का ग्राफ बनाना है, किसका ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन v एंड u, ग्राफ बिटवीन v एंड u, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है, जैसे सेम हम लोग लेंस मिरर में किए थे वो वाली चीज से, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और देखते हैं, जैसे कटिंग ऑफ लेंस। क्या है, कटिंग ऑफ लेंस, छोटी सी बात है, देखना क्या है, मतलब लेंस को काट दिया गया है मान लो। तो अब एक तो होता है इसमें, ये दो तरीके से काट सकते हैं। एक तो जैसे ये लेंस है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है मान लो, ये इक्वल वाला है, तो इसका जो फोकल लेंथ आएगी 1/f म्यू माइनस 1/r माइनस 1/ माइनस का r। तो आपके जो 1/f आ गया, इसकी फोकल लेंथ जो आई वो आई म्यू माइनस 1/, ये आ गया, ये फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ आया r/2 म्यू माइनस 1। अब बच्चों ये बताओ, मान लो इसको कोई ऐसे काट दे बीच में से, एक लेंस ये बना दिया और एक लेंस ये बना दिया। अब बताओ रेडियस क्या हो जाएगी, ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एक की। अब 1/f बराबर हो जाएगी, इसकी तो रेडियस r है, इसकी रेडियस है इनफाइनाइट, तो म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। दूसरे वाले चाहे इसके लिए लिखते तो भी तो ये बच्चों जीरो हो जाता, ये आ जाता म्यू माइनस 1/r, तो फोकल लेंथ आ जाती r/म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे अगर लेंस को बीच में से काट दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, फोकल लेंथ बिकम डबल, है ना। ये वाले को दो, इसका डबल ही तो हो गई है, f डैश जो है, मतलब ऑन कटिंग फोकल लेंथ बिकम डबल। केवल कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला लगाया जो हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को ही, मतलब ऑन कटिंग फोकल लेंथ बिकम डबल। फोकल लेंथ डबल होगी कि नहीं होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, मान लो मैं इस दूसरे वाले की देखता, इसकी, क्या इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है कि पॉजिटिव, जैसे इसकी देखी और इसकी देखी, दोनों की बताओ क्या है। तो यहां इसकी फोकल लेंथ देखता तो क्या आती, 1/f इक्वल टू, ये इनफाइनाइट है और ये r है, म्यू माइनस 1/इनफाइनाइट r1 माइनस 1/ माइनस का r, ये आता f इक्वल टू r/म्यू माइनस 1। इसकी बताओ, अगर इसकी फोकल लेंथ ये आई है, पॉजिटिव आई है ना, इसकी r और इनफाइनाइट, तो इसकी फोकल लेंथ 1/f बराबर म्यू माइनस 1/, वो निकाल ही चुके वैसे तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। ये भी फोकल लेंथ क्या आती है, म्यू माइनस 1/r। तो दोनों हिस्सों की फोकल लेंथ क्या है, इक्वल है, दोनों हिस्सों की फोकल लेंथ क्या है, इक्वल। यहां बच्चों एक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फोकल लेंथ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे वो लेंस ऐसे था, चाहे हमने पलट के दूसरे तरीके से यूज किया, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम।
इसकी फोकल लेंथ जो है लेंस की वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, डायरेक्शन पे, कि आप ऐसे यूज कर रहे हो या ऐसे। जैसे ये चश्मा होती है बच्चों, मैं ऐसे पहन रखा हूँ, मान लो इसको मैं ऐसे देखता हूँ तो भी मेरे को वही चीजें दिखेगी कि नहीं भाई, ये लेंस ऐसे था, अगर ऐसे कर दूंगा तो भी इसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज प्रूव हो रही है। और अगर इन दोनों को चिपका दोगे तो रेडियस क्या, देखो ये है, जैसे ध्यान से देखना, ये एक लेंस का हिस्सा है ऐसा, ये दूसरे वाले का है। अगर आपने इसकी फोकल लेंथ कितनी है f, इसकी f, दोनों को चिपका दिया तो फोकल लेंथ f/2, इसकी फोकल लेंथ f, इसकी f, तो इसको चिपकाने पे कितनी हो गई, f/2 हो गई। समझ आ रही है बात? तो ये f चिपका दिया तो f/2 हो गई, या इसकी अगर f है तो हाँ 2f हो जाएगी, इनकी छोटे वाले पार्ट की डबल होती है उस कंप्लीट वाले से। अब बच्चों बात बताओ, ये लेंस अगर ऐसे यूज हो रहा है या ऐसे यूज हो रहा है, दोनों में से कोई सा ही हो, दोनों की फोकल लेंथ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब बच्चों अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इन दोनों को ऐसे चिपकाओ चाहे ऐसे चिपकाओ तो भी फोकल लेंथ वही आएगी। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जैसे ये है ना, ये जो लेंस है इनको अगर आप ऐसे भी चिपका देते ना तो फोकल लेंथ f, अगर मैं इनको ऐसे चिपका दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ f ही है। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ लेंस। किस पे डिपेंड नहीं करती बच्चों, ये लेंस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट बच्चों, हमने वर्टिकली तो काट दिया, हॉरिजॉन्टली कटिंग वाला और देख लो। पहले वाले पार्ट में कैसे काटे लेंस को, बीच में से। अगर बच्चों ये लेंस है और इसको मैं ऐसे टुकड़ों में काट दूं, जैसे एक ये टुकड़ा, एक ये रहा और एक ये रहा, इनकी फोकल लेंथ क्या होगी सबकी, जैसे इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी भी f होगी, इसकी भी f। क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 एंड म्यू, R1 R2 एंड म्यू ऑल आर सेम फॉर ईच पार्ट। इसमें बच्चों ऐसे काटोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी देखो रेडियस r है, इसकी r है, इसकी भी तो r है, इसकी भी r है, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक में बच्चों नेक्स्ट एक आपको और बताता हूं। मान लो कोई ऐसा लेंस है जिसमें अलग अलग हिस्से ऐसे, ठीक है, ये लेंस में रेडियस तो इसकी R1 है, इसकी रेडियस R2 है, रेडियस दोनों की R1 R2 है, लेकिन यहां पे जैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? तो यहां पे हर पार्ट की इसकी 1 2 3 4 5 सबकी फोकल लेंथ अलग अलग होगी कि नहीं होगी? फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज डिफरेंट, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज डिफरेंट। फोकल लेंथ हर एक टुकड़े की अलग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो म्यू पे डिपेंड कर रही है। तो कितनी इमेज बनेगी? 5 इमेज विल बी फॉर्म्ड, 5 इमेजेस फॉर्म्ड। कितनी इमेज बनेगी? 5, क्योंकि यहां पे फोकल लेंथ भी कितनी है? हर एक पार्ट की 5 है, टोटल ये 5 लेंस के इक्वल है। अगर बीच में बच्चों एक आधा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता तो, जैसे ऐसे होता तो, जैसे एक ये वाला लेंस मान लो ऐसे, ये μ1, ये μ2 और ये μ1, तो इससे 2 इमेज बनेगी। समझ आ रही है बहुत ही अच्छे से बात? क्योंकि हर एक रेडियस सेम होने से बात नहीं होती, ऐसे फोकल लेंथ बीच में अलग अलग है ना। जैसे बच्चों एक बात बताऊं, कई बार आपने चश्मा देखे होंगे लोगों के, उनमें 2 लेंस होते हैं, एक तो ऊपर वाले हिस्से की रेडियस अलग और बीच में अलग, वो बाई फोकल लेंथ देखे है क्या लेंस, जिनके अंदर ऊपर बड़ा लेंस है उसके बीच में एक छोटा सा कर दिया जाता है। जैसे कई लोगों को ना तो दूर का दिखता ना नजदीक का दिखता, तो वो जब दूर देखना होता है तो ऐसे ऊपर से देखते हैं, और नजदीक का पढ़ना होता है तो बीच में एक छोटा सा लेंस और दिया होता है, तो उसमें एक लेंस में ही 2 बने हुए, उनमें R1 R2 अलग अलग है। ऐसे ही बच्चों एक ही लेंस के अंदर अगर वो अलग अलग कर दिया जाए क्या, रेडियस, तो भी वो अलग अलग लेंस की तरह बिहेव करेंगे। और यार रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग कर दो, तो फोकल लेंथ जितनी होगी उनमें हर टुकड़े की उतनी ही इमेजेस बनेगी। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ लेंस, हेडिंग डालो, पावर ऑफ लेंस। ये देखो क्या है तो बच्चों पावर जो है लेंस की, पावर ऑफ लेंस इक्वल होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ होती है और यूनिट होती है डायोमीटर, ठीक है। और लेंथ इन मीटर, लेंथ इन मीटर होनी चाहिए बच्चों, है ना। फोकल लेंथ की जो लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अब ये देखो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या आई थी, 1/-FL था फोकल लेंथ। मतलब मिरर के लिए पावर जो थी वो नेगेटिव थी बच्चों, लेंस के लिए जो है वो पॉजिटिव है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सारे फॉर्मूलों में जो मिरर के लिए नेगेटिव था वो इसमें पॉजिटिव हो चुका है, केवल एक माइनस का ही अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज वाला जो साइन है ना फॉर्मूले में, उसी के कारण सारी जगह अंतर आ रहा है। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों कि जैसे मान लो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, अगर इसकी मान लो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अब हम बाय डिफॉल्ट ये बात कर रहे हैं सराउंडिंग में एयर है और तब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी पावर भी क्या है, पावर क्या है, पॉजिटिव। और पावर पॉजिटिव का मीनिंग ये है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पावर नहीं होती है, पावर होती है फोकल लेंथ से। अगर फोकल लेंथ लेंस की पॉजिटिव है इसका मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस है। वो वहां मिरर में भी थी, मिरर में जैसे फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, किसकी होती थी, कॉन्वेक्स की, ठीक है। उल्टा है ना, यहां बताओ कॉनकेव लेंस अगर है, कॉनकेव लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पावर भी नेगेटिव होगी, इसका मतलब डाइवर्जिंग है। तो बच्चों देखो मिरर में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, कॉनकेव हमेशा कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स हमेशा डाइवर्जिंग होता है मिरर में। लेंस की बात करूं तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे और सराउंडिंग मीडियम पे। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो कन्वर्जिंग है, फोकल लेंथ नेगेटिव है इसका मतलब वो डाइवर्जिंग है। वो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, किसी के लिए भी हो सकती है। पावर बराबर होता है 1 फोकल लेंथ। समझ आ गई ये वाली बात बच्चों। चलो नेक्स्ट है बच्चों पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मतलब अगर कई सारे कॉम्बिनेशन है लेंस के, तो जैसे बच्चों मान लो ये एक लेंस है, ये कोई दूसरा है और ये कोई तीसरा है, ऐसे कुछ रख दिए, ये अलग अलग लेंस है, ठीक है। तो पहले वाले की मान, ये एक्चुअल में 3 लेंस है, आप इनको ऐसे ऐसे सोच सकते हो, 3 है। तो बच्चों पहले वाले से जो इमेज बनेगी 1/v1 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 होगा कि नहीं होगा। 1/v2 माइनस 1/v1 बराबर 1/f2, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना भाई। पहले से जो इमेज बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, अब दूसरे से जो इमेज बनी है वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इक्वल्स टू 1/f3। ये फाइनल इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो बच्चों इनको ऐड कर दोगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर आया 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/f इक्वलेंट भी बोल सकते हो आप लोग, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे। और यहां लिख सकते हो p इक्वलेंट बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3। कोई दिक्कत? ये इक्विवेलेंट पावर हो सकती है ऐसे अगर लेंस कंबाइन है तो जैसे बच्चों वो नहीं होते क्या, चश्मा वाले जब चश्मा को अपन पावर चेक कराने जाते तो एक गंदी सी चश्मा पहनाते, उसमें अलग अलग ऐसे लेंस डालते रहते एक दूसरे को चिपका के। तो उनको जैसे 1 नंबर का डाला, 1 नंबर का एक और डाल दिया, तो दोनों की पावर सीधी सीधी ऐड हो जाएगी। तो वो उनको फोकल लेंथ वो सब लफड़ा ही नहीं करना पड़ेगा, सीधी क्या ऐड कर सकता है, वो पावर ऐड कर सकता है। भी कितने कितनी पावर के मैंने लेंस लगाए उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर इसमें लेंस दूर दूर है तो नहीं कर सकते। मतलब इफ लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, इफ लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, इफ लेंस आर इन कॉन्टेक्ट तो ही आप लोग कर सकते हो ये काम। ठीक है, चलो बच्चों इस पे एक मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, वो देखो। ये बच्चों एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। इसमें 3 लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2,
अगले वाले का 6/5, इससे नेक्स्ट वाले का 8/5। इसकी रेडियस 10, इसकी भी 10, इसकी 20 और इसकी 20 है। ये जो लास्ट के दो सरफेस है कर्व वाले, इनकी रेडियस 20 है और पहले वाले दोनों की 10 है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर, ये बतानी है। तो आप लोग सिंपल सा कर सकते हो बच्चों, 1/f1 कितना होगा, f1। अब बच्चों हम इनके बीच में एयर सोचते हुए तीनों को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी अब ऐसे सोच लो, ये वाला एक लेंस, एक ये और एक ये, इनके बीच में एयर सोचते हुए आप ये मत सोचना कि एक एक को डेराइव करोगे, ऐसे सीधा लिख सकते हो म्यू -1 3/2 -1 1 अपॉन इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 10 और 10, तो 1/r1 माइनस 1 अपॉन माइनस का 10, तो 1/f1 कितने का आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3/2 -1 1/2, और ये आ गया बच्चों प्लस हो गया ना, तो ये आ गया 1/5, तो इसकी जो आई 1/10 आ गई प्लस की। ऐसे 1/f2 निकालते तो दूसरे वाले के लिए 6/5 -1, अब 1/r1 इसके लिए क्या लिखते 10 पर नेगेटिव, -1 अपॉन ये दूसरे वाले सरफेस की फोकल लेंथ रेडियस कितनी लिखते 20 और वो प्लस की होती, तो ये आ जाती बच्चों 1/5 इंटू माइनस का 3/20, तो ये आ जाता -3/100 f2। और ऐसे थर्ड वाले की निकालते और ऐसे डायरेक्टली विद साइन इसके अंदर रखते और f इक्विवेलेंट निकाल लेते और पावर भी निकाल लेते। ये बच्चों आप लोग करके भेजोगे कि ये फाइनली इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, कितनी आ रही है, तीसरे वाले की ओर निकालो और इसमें डाल दो। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालो सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब लेंस का एक हिस्सा सिल्वरिंग कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों जैसे ये वाला लेंस है, इसका ये हिस्सा सिल्वर कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे टोटल कितने फिनोमिना होंगे। जैसे ये रे आएगी, सबसे पहले क्या होगी, लेंस मिला तो एक नंबर हुआ रेफ्रेक्शन लेंस है, फिर मिरर मिला तो टकराई और फिर वापस से लेंस में, मतलब ये एक लेंस, ये फिर मिरर और फिर से लेंस, ये टोटल 3 काम हो रहे हैं। यहाँ से रे आई ऐसे, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर वापस इसमें से गई रिफ्रैक्शन हुआ। तो बच्चों आपकी P इक्विवेलेंट जो लिखोगे वो लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, या इसको लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट। ये P इक्विवेलेंट में मिरर है, ये इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, ओवरऑल ये इक्विवेलेंट मिरर है, तो यहां पे नेगेटिव लगाओगे कि नहीं भाई। P इक्विवेलेंट किसका है, ये लेंस नहीं है, अपने आप में क्या है, मिरर है ये। तो मिरर के लिए तो P बराबर क्या होता है, -1/f होता है कि नहीं होता है मिरर के लिए, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 1/fl प्लस माइनस का 1/f मिरर, ये वाली चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फोकल लेंथ आएगी आपकी। अब अगर f इक्विवेलेंट इसकी देखोगे मिरर की, तो आप लोग लिखोगे -2 टाइम्स ऑफ fl प्लस 1/fm, विद साइन पुट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इक्विवेलेंट आएगी ये किसकी है, पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, इक्विवेलेंट मिरर, क्योंकि बच्चों ये सिल्वरिंग करने के बाद में ये नेट क्या है, ओवरऑल ये क्या है, मिरर है ना कि लेंस है, ठीक है। अब ये मिरर बना हुआ है, मिरर बना हुआ है, तो यहां पे ये इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो किसका आएगा, मिरर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट टॉपिक है लेंस का डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है तुम लोगों का, इस साल अभी बोर्ड में भी है और आप लोग अपनी एक्सपेरिमेंट बुक में भी चेक कर सकते हो। और इसको बच्चों ढंग से करना। और इस वैसे ही आपको बता दूं मैं 12th वाले जो एक्सपेरिमेंट्स है ये जेईई मेन में काफ़ी पूछे जाते हैं एक्टिवली, जैसे चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो गए हो या कोई और जैसे सेमीकंडक्टर के हो गए हो, डायोड वगैरह के, या इस चैप्टर में जैसे लेंस वगैरह से इमेज फॉर्मेशन के हो, तो मैक्सिमम है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये है एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू फाइंड, दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है बच्चों, तो ये ध्यान से देखना है ना। ये आपके पास में एक लेंस है, यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है और यहां एक स्क्रीन लगा दी जाती है, स्क्रीन जिस पे इमेज प्राप्त होगी ना।
ये ऑप्टिकल बेंच पे सारा काम रहता है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो रहती है वो कैपिटल डी रहती है, इसका बोल दो बड़ा डी। अब बच्चों जब भी ऑब्जेक्ट की दूरी अगर u होगी तो इमेज कहां बनेंगी इसकी, d माइनस यू। तो हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक बात है। अब u उसमें क्या है, नेगेटिव, और d माइनस यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा 1/d माइनस यू प्लस 1/u बराबर 1/f। एक तो ये इक्वेशन आई। अब बच्चों क्या होगा, ये मान लो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी एक। अब बच्चों वाइस वर्सा भी तो ट्रू होता है, उल्टा, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये वाली चीज थी कि ये ऑब्जेक्ट थी, तो यहां इमेज बनी होगी कोई ऐसे यहां पे। अब बच्चों u और v इंटरचेंजेबल होते हैं कि नहीं होते, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंजेबल। कर सकते हैं कि नहीं बच्चों। मान लो अगर मैं इसको यहां से d मतलब जो आपकी ये d माइनस यू था, अब अगर मैं दूसरे वाले केस के अंदर ये करूं कि ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया और यहां इमेज बनी, और इस बार ये वाली रे आएंगी ऐसे और यहां बनेगी। इस बार ये वाली ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी कर दी, d माइनस यू, तो इमेज कितनी दूर बनेगी, u दूर बनेगी। अगर मान लो इस वाले लेंस को बच्चों यहां शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे खिसका के, और कितनी दूर ले गए, स्मॉल d दूरी ले गए आगे। मतलब इफ लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय d, इफ लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल d, तो अपने को एक ऐसी दूरी होगी जहां पे ये दोबारा से रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। कब, मतलब वी गेट, हमें वापस से मिलेगी क्या, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी इफ u बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ये बोल दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी कर दो इस बार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितनी हो जाए, d माइनस यू, और इमेज कहां हो जाए, u। तो अब आप जब लेंस फॉर्मूला बनाओ लिखोगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ आ गई बात बच्चों। तो यहां क्या बना, 1/v u प्लस 1/d माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। तो इंटरचेंजेबल है कि नहीं है, मतलब इमेज जितनी दूर थी उतना ही दूर के, भाई पहले यहां ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, अगर आप इसको रिवर्स कर दो तो ये जो इमेज है उतनी दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट हो जाए, ये टोटल d माइनस यू हो जाए, तो ये स्मॉल d दूरी पे भी आपको ये ऐसी इमेज मिलेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसे कैसे किया जाता है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट रखा, एक इमेज रखी, ये स्क्रीन लगा दी, लेंस को रखा, तो आपको रियल ऑब्जेक्ट की क्या मिली, रियल इमेज मिली। अब हमने इस लेंस को आगे खिसकाया, तो दोबारा ऐसा होगा कि उसी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। कब बनेगी, जब हमने उस लेंस को स्मॉल d दूरी से आगे ले गए। तो जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था तो इमेज बन रही थी d माइनस यू पे, और अगर लेंस को आगे शिफ्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d माइनस यू कर दी तो इमेज u पे बन जाएगी। ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। देखो तो बच्चों ये इक्वेशन एक से आई, पहली दूसरी वाली भी यही थी, इसको सॉल्व करोगे तो u प्लस d माइनस यू अपॉन डी यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 1/f आ गया, u कैंसिल हो जाएगा, d इंटू एफ इक्वल टू डी यू माइनस यू स्क्वायर आ गया। समझ आ गई ये बात बच्चों। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगी यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू 0। तो आपकी जो u की वैल्यू आई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, वो दो वैल्यू आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यू आई है u की। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है बच्चों d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, और u हो सकता है, ये पहली बार है u1, और u2 कितना होगा d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। और बच्चों जब ये वाला u होगा तो आपकी जो v1 आएगी वो कितनी हो जाएगी, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो बची हुई कौन हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस। चाहो तो इसको माइनस भी कर लो, d माइनस,
है ना, कैसे भी निकाल सकते हो भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है वो वाली, तो इसको d माइनस यू की वैल्यू निकाल लो, d माइनस यू भी तो यही होगा, d माइनस यू सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आएगी। और u2 होगा तो v1 क्या हो जाएगी, v2 कितनी हो जाएगी, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बाद में इमेज डिस्टेंस हो जाएगी दूसरे वाले के लिए। तो यहां से ये समझ आ गई कि इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज है। और टू रियल इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब ये आपको दो रियल इमेज फॉर्म कब होगी, ये दो रियल इमेज कब मिलेगी, रियल वाली। तो ये रियल रूट्स होंगे तभी जब डी स्क्वायर माइनस 4df ग्रेटर देन 0, या ये कह सकते हो d ग्रेटर देन 4f हो। मतलब अगर आप बच्चों ये बीच की दूरी जो है ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी, अगर ये दूरी 4f से बड़ी लेते हो तो ही आपको दो इमेज मिलेगी ऐसे लेंस को डिस्प्लेस करने पे। अगर ये कर दोगे इफ d इज लेस देन 0 या लेस देन 4f, तो नो रियल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, नो इमेज फॉर्म्ड। मतलब बच्चों आपकी इमेज, किसी का अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपने जो ये ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी ले रखी है वो 4f से छोटी ले रखी है, तो इस इक्वेशन के रूट ही नहीं आएंगे और एक इमेज फॉर्म होगी। ये वाला पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा यहां लिख सकते हो, तीसरा क्या होगा, इफ d बराबर 4f देन u बराबर v बराबर d/2 आ जाएगा। सारी क्या आ जाएंगे, d/2। तो एक इमेज एक ऑब्जेक्ट की बनेगी, आप डिस्प्लेस करोगे नहीं होगी, कब, जब d बराबर 4f हो जाए। तो ये d बराबर 4f हो जाए तो ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज। आपको एक इमेज कब मिलेगी, दो कब मिलेगी, तीन कब मिलेगी, मतलब सॉरी एक कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, और दो कब मिलेगी, ये तीनों केस है। तो d की वैल्यू, अब आप कहोगे इससे फोकल लेंथ कहाँ निकली, तो इससे मैं फोकल लेंथ निकाल देता हूँ बच्चों। देखो कैसे, छोटा सा डेरिवेशन था, थोड़ा सा और रहा है। देखो क्या है, यहां बच्चों आपने जो इसको डिस्प्लेस किया स्मॉल d से, ये जो दूरी डिस्प्लेस करी है कितने से करी, d से। लेंस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, d, और ये कितनी दूरी है, कैपिटल D। तो बच्चों अब f क्या हो सकती है, तो स्मॉल d में रिलेशन ढूंढो पहले, तो क्या होगा, तो ये दूरी कितनी है, u, और जब मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई होगी, u ही तो हो गई भाई। बाद वाली इमेज डिस्टेंस है, जब सेकंड वाला सीन था ये, इसमें ये इमेज होगी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये u है। तो आप ये देख लो d प्लस u जो आ रहा है वो d माइनस u के बराबर है, यानी आपका जो u है वो किसके बराबर है, कैपिटल D प्लस स्मॉल d/2, कैपिटल D प्लस स्मॉल d/2, ये कर सकते हो। और इससे इक्वेट कर लो किसी भी एक u से, भाई आपके u की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस d/2, u की वैल्यू क्या आई थी, और d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d/2। d/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल d बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो डी स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d इज इक्वल टू f आ जाएगा। ये फोकल लेंथ आ गई कि नहीं आ गई बच्चों। अगर आपको स्मॉल d पता है कि लेंस को कितनी दूर डिस्प्लेस करने पे आपको दो इमेज मिली, और कैपिटल D पता है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी, तो आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ। यही बोला था कि वी कैन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ निकाल दी, और ये कब मिलेगी, जब ये d की कंडीशंस ये वाली हो। तो समझ आ गई होगी बच्चों बात, ये वाली चीजें याद रखना। एक छोटा सा फॉर्मूला और है लास्ट, उसको भी याद रखो। उसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, किसी को अगर देखना हो तो बता देना मेरे को। उसका डेरिवेशन बच्चों यूजलेस है, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जैसे एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दो लेंस है, बीच की दूरी है स्मॉल d, तो इसकी जो f1 फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो 1/f इक्वलेंट क्या होगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 होगी। ये इसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ होगी कॉम्बिनेशन की। डेरिवेशन बच्चों यूजलेस है, अपने काम नहीं आएगा। किसी को अगर देखना हो तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इससे डेविएशन निकाला, इससे निकाला, फॉर्मूले वगैरह लगा दिए तो आ जाती है, डेराइव हो जाएगी। बट हम लोग कर नहीं रहे, थोड़ा लेंथी जाता है और यूजलेस है। तो आप लोग इसका याद रखना, दोनों लेंस है d दूरी पे है।
भाई ये कब हो जाता था, अगर ये डी बीच के क्या कर दो 0, डी अगर 0 कर दो तो यही आती थी ना, एफ इक्विवेलेंट लिखा था ना पावर वाले में। अगर बीच की दूरी दूर दूर है लेंस, तो वो जो इससे इमेज बनेगी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट तो होगा, बट वो सेम दूरी नहीं होगी, दूरी अलग होगी। इसलिए ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। आप याद रखना 1/f1 + 1/f2 - d/f1f1f2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों अब हम लोग अपना जो अगला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम लोग इस पे छोटी सी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसका कारण ये है बच्चों कि इसमें डायग्राम वगैरह बहुत ही अच्छे दिखेंगे, बजाय कि हम लोग बनाते तो आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा। तो बच्चों पहला इसमें 3 टॉपिक है टोटल अपने, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है। 3 इंस्ट्रूमेंट है, तीनों के लिए देखो एकदम सिमिलरिटी है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो जब भी बच्चों हम लोग नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा देखना चाहते हैं तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। जैसे नॉर्मली हम लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों की ज्योमेट्री जो आती है उसके अंदर एक ऐसा लेंस आता भी है, उसको एक होल्ड करने का, एक पकड़ने का रहता है, और उसके बाद में आप लोग उसे वो कर सकते हो किसी भी चीज़ को बड़ा देख सकते हो। तो बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो कि पहले आप उस ऑब्जेक्ट को, जब कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको अगर देखना चाहते हो छोटे ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग उसको एकदम अपने नज़दीक ला करके देखते हैं। अगर वो नहीं दिखता है तो हम और नज़दीक ले आते हैं। बट बच्चों हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है कि हम लोग मिनिमम जो डिस्टेंस है, मिनिमम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लाना गलत बात है। ये हमारा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हम देख सकते हैं। तो बच्चों आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को जिसकी हाइट h है उसको अगर नेक्ड आई से देखते हो तो d दूरी पे देखते हो, उसकी हाइट h है, तो आंख की जो एंगल सबटेंड करती है कितनी का करती है, एल्फा। तो ये बच्चों एल्फा जो है वो है मैक्सिमम विजुअल एंगल, मैक्सिमम विजुअल एंगल फ्रॉम अनएडेड आई। मतलब कुछ भी हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, लेंस यूज नहीं किया है, तब अनएडेड आई यूज किया। फिर बच्चों जब हमने इसको सिंपल से लेंस से देखा तो हमें पता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस अपना होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कब? और वर्चुअल बनाता है। तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज कब बनती है ये बताओ? जब ऑब्जेक्ट जो है आपका ये 0 से लेकर के और f के बीच में हो तब तक। ठीक है, तो हम लोग जैसे ये लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ ये थी, इसमें ऑब्जेक्ट u दूरी पे रखा तो आपकी v दूरी पे इमेज बनेगी ऐसे। यही रे डायग्राम होगा, हम इसको आई से देख रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया है विद इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि आपका जो एंगल बनेगा आई पे वो कितने का बन रहा है ये, जब इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं बीटा का। तो जो आपका 10 बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें 10 बीटा जो लिखोगे वो हो जाएगा बच्चों h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। टेन थीटा यही होता है, हाइट अपॉन u, या हाइट अपॉन v भी कर सकते हो। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो है वो रेशियो है किस चीज का, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट अपॉन विजुअल एंगल विद अनएडेड आई। मतलब दो चीजों का रेशियो है, किस किस का, विद इंस्ट्रूमेंट और विदाउट इंस्ट्रूमेंट के जो एंगल बन रहे हैं आई पे उनका रेशियो है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। और जब इस केस में एल्फा देखोगे तो h अपॉन डी था, टेन थीटा, तो आपका ये d बाई यू आ गया। क्या आ गया, d बाई यू। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सेम साइड है, ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइड है। तो ये और इसकी वैल्यू बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज है, इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल है। अब बच्चों इसमें दो केस बनेंगे। दो केस कैसे भाई, एक ही ऑब्जेक्ट इसमें अगर इमेज सबसे दूर बनती है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आप याद रखना जब भी इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो बच्चों v अगर इन्फिनिटी पे होगा तो u किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, तब हो सकता है। मतलब फोकस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो u की वैल्यू f होगी तो ये मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी, मतलब बच्चों d बाई यू किसके बराबर आ जाएगा, d बाई f के बराबर आ जाएगा। ये कब है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। इसमें आई को लेस स्ट्रेन होगा क्योंकि इमेज सबसे ज्यादा दूर बन रही है। इफ इमेज इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन d, मतलब d दूरी पे अगर इमेज बनाई जाए, क्योंकि उससे नजदीक तो हम देख ही नहीं सकते।
तो सबसे नज़दीक d दूरी पे अगर इमेज को बनानी है तो v की वैल्यू कितनी होगी d, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। तो हम देखेंगे इससे 1/u की वैल्यू कितनी आई, ये लेंस फार्मूला लगा दिया, तो लेंस फार्मूला लगाया तो इससे 1/u की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई बच्चों, 1/d प्लस 1/f, है ना। तो इससे बच्चों d/u की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस d/f, कितना आ जाएगा 1 प्लस d/f आ जाएगा। क्लियर है ये। तो ये मैग्नीफाइंग पावर होगी बाद वाले केस में। तो बच्चों इसकी मैग्नीफाइंग पावर दोनों केसेस में एक बार तो है d/u या d/f और दूसरी बार कितनी हो जाएगी 1 प्लस d/f। ये याद रखना आपको। ये कब होती है, जब इमेज सबसे नज़दीक सबसे दूर बनती है, इसमें आई लेस स्ट्रेंथ होती है। ये कब होती है, जब इमेज सबसे नज़दीक बनती है तब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल देखो, ए मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड ए बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक when viewing through the magnifying glass? What is the closest and farthest distance at which he can read the book? तो बच्चों इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंस ही तो है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या है 1/f। f कितना है +5। तो अगर v सबसे नज़दीक है, v नज़दीक हो सबसे, तो u भी मिनिमम होगा, और सबसे नज़दीक कितना हो सकता है 25, तो 1/25 माइनस का माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/5। तो 1/u बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/u बराबर आ जाएगा आपका 1/5 माइनस 1/25। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल, नेट वैल्यू ये नेगेटिव होगी, तो ये आ जाएगा बच्चों u बराबर 25/6। ठीक है। और दूसरी बार अगर v इन्फिनिटी करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे करना है, तो u कितना होना चाहिए 5, फोकस पे इनफाइनाइट इमेज में। तो इसके आंसर कितने आ गए 25/6 और 5, ये दो। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग अबव माइक्रोस्कोप? तो एक d/f होता है, d/f कितना है 25/6, और एक 1 प्लस d/f, तो 31/6। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बच्चों पहले एक लेंस में समस्या है कि आपका जो मैग्नीफाइंग पावर था वो था d/f। अब आप अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, लेकिन क्या हम इसको इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट कर सकते हैं क्या? भाई हम चाहें कि फोकल लेंथ बहुत ही कम कर दें, 0 कर दें, तो ये स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो फोकल लेंथ कम करेंगे तो रेडियस कम होगी तो स्फीयर बन जाएगा, वो लेंस रहेगा ही नहीं। तो जो हम स्मॉल अपर्चर वाली बात करते हैं वो तो गलत हो जाएगी। तो बच्चों इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए क्या करते हैं फिर, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नीफाइड इमेज, ज़्यादा उससे और ज़्यादा मैग्नीफाइड अगर इमेज हमें चाहिए तो हम लोग ये करते हैं। इसमें बच्चों ये दो लेंस रहते हैं, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका नाम है आई लेंस। ये ध्यान रखना ना, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके आगे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और आई लेंस। तो ये बच्चों दो लेंस रहते हैं एक पाइप के अंदर। अब जो पहला लेंस है उससे ऑब्जेक्ट रखा जाता है कितनी दूरी पे, UO, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इससे जो इमेज बनती है वो बनती है VO पे, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है ये VO है, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज की दूरी है वो। अब जो पहले लेंस वाला जो काम हुआ है यही नया हुआ है, आगे वाला वही है। अब पहले लेंस से जो इमेज बनी वो कैसे बनी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल बनी है, इनफाइनाइट। और ये बच्चों कैसे बन सकती है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है f से लेकर के 2f के बीच में रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए वो भी f से 2f के बीच में होगा। तो इमेज कहाँ बनती है लेंस से, हमें पता है 2f से लेकर के इन्फिनिटी के बीच बनती है। ठीक है, तो ये पहली इमेज बनी। अब बच्चों ये वाली जो इमेज से रेज जो आई ये किसकी तरह काम करेगी, किसका काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई लेंस के लिए। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही काम हो गया। इसमें बच्चों ये वाली जो इमेज है ना जो पहले लेंस से बनी है वो दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और वो कितनी दूरी पे होगी, UE दूरी पे होगी, ये UE।
अब बच्चों ये इसके फोकस के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, जैसे इसकी फोकल लेंथ एफ ई है, उससे अंदर अंदर ही कौन होना चाहिए, ये वाली इमेज बननी चाहिए, ताकि इससे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन सके। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट लाई करता है 0 से f के बीच में। अभी हम लोगों ने ये पिछले लेंस में देखा था। तो बच्चों ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है m1 इंटू m2। तो हम लोग एक बात बताओ, आप पहले वाले लेंस से जो मैग्नीफिकेशन होगा वो कितना होगा, v बाई यू। मैग्नीफिकेशन का यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैग्नीफिकेशन v बाई यू है, देखो इधर ध्यान से, तो मैग्नीफिकेशन अगर v बाई यू है पहले लेंस से, ठीक है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव का कितना है, वी नोट अपॉन यू नोट, और दूसरे वाले के लिए डी बाई यू। दूसरे वाले का ये हम कहाँ निकाल चुके हैं, ये दूसरे वाले का ये अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था। उसमें दो केस बने थे बच्चों, कि इमेज अगर इन्फिनिटी पे हो, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस। जब मिनिमम डिस्टेंस पे था तो हम लोगों ने ये देखा था, मिनिमम डिस्टेंस पे था, ये देखो तो कितना था, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ये आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, एफ ई इसका। और ये बाहर वाला किसका है, वी नोट बाई यू नोट, ये किसका है, ऑब्जेक्टिव। तो मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट हो गए। ये सारे फॉर्मूले आप लोग समझ रहे हैं कैसे कैसे हुए, है ना। और इसमें बच्चों जो ट्यूब की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वी ओ प्लस यू ई। ट्यूब की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल ट्यूब की लंबाई v प्लस यू। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखोगे कि अगर इमेज को कहाँ बना दिया जाए, इन्फिनिटी पे, तो वी ई इन्फिनिटी पे, तो यू यही आया था दूसरे वाले केस में। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण डी बाई एफ ई मतलब आई पीस वाले का, और बाकी वही है सेम चीज। इसमें टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अब, क्योंकि इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, इनफाइनाइट पे इमेज बनानी है, तो यू ई जो था अभी, ये यू ई ये कितना हो जाना चाहिए, एफ ई के बराबर हो जाए, तभी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये यू ई अगर ये इमेज है पहले लेंस वाली, ये अगर इसके फोकस पे हो आई लेंस के, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो वी नॉट प्लस एफ आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये बच्चों ट्यूब लेंथ हो जाएगी। इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड सिंपल माइक्रोस्कोप बाय ए पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल मेरे को करके भेजोगे, इसी कॉन्सेप्ट पे है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस फोकल लेंथ 6.25, दोनों की दे रखी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द objective should be object be placed in order to obtain final image at least distance of vision, मतलब पहले वाले लेंस से इमेज कितनी दूरी पे हो, 25 पे, और इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज फॉर्मेशन है इसका है भी नहीं माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट बच्चों है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी सेम वैसा ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, इन्फिनिटी से इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही नहीं होती, इन्फिनिटी से रेज आ रही है। तो बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी ये एंगल कितने का बन रहा है, एल्फा का। तो यहाँ जो इमेज बनी, तो ये पहले से इमेज कहाँ बनेगी, इसके ऑब्जेक्टिव के फोकस में इन्वर्टेड बनेगी। तो आपका जो 10 अल्फा होगा वो कितने का हो जाएगा, एफ ओ नहीं कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा बच्चों ये वाली हाइट कितनी है, हाइट ऑफ 1 बोल दो इसको, h1, और ये कितना है, एफ ओ, ये पहले वाले से होगा। और 10 बीटा कितना हो जाएगा, ये जो दूसरे वाले से एंगल बन रहा है, 10 बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 10 बीटा हो जाएगा आपका एच डैश, मतलब इसको डैश मान लो, पहली जो इमेज बन रही है, और इसको डबल डैश बोल दो, अपॉन में वी, वी मतलब ये फाइनल डिस्टेंस है वी, इन दोनों का ही रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो होगा, तो ये देखो यही होता है। तो एच अपॉन एफ हो पहले से, और दूसरे से एच डैश अपॉन यू, हमने एच अगर कॉमन ले लिया तो, क्योंकि ये देखो यहाँ से इसका 10 बीटा का ये भी कर सकते हैं ना, ये डायग्राम, ये आपकी इमेज है एच डैश वाली, ठीक है। और इससे बच्चों ये पहले वाली रे आई है, उससे ये एंगल अल्फा बन रहा है, और ये दूसरी साइड से इस जगह एंगल बन रहा है बीटा, ये वाला। तो इसी एक साइड के लिए देखो 10 अल्फा हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 अल्फा हो जाएगा एच डैश अपॉन एफ ओ, क्योंकि ये वाली इमेज कहाँ बनी है, एफ ओ पे,
और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, बीटा जो देखोगे एच डैश अपॉन यू ई, और यू ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ, क्योंकि जब हम इसको इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो इसमें बच्चों वैसे ही दो केस लिए हैं, ये दोनों का मैग्निफिकेशन पावर हो गया एफ अपॉन यू ई, एच डैश कर जाएगा तो, और नेगेटिव आ रहा है मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो यू ई कितना होना चाहिए, नेगेटिव, और किसके बराबर होना चाहिए, यू ई एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो यू ई एफ ई के बराबर आ गया, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, एफ ओ अपॉन एफ ई। तो इसमें ट्यूब की लंबाई हो जाएगी ये एफ ओ प्लस एफ ई, टोटल लंबाई। अगर आपको इमेज चाहिए सबसे नज़दीक, तो आपकी ये वाली वैल्यू 1 प्लस एफ अपॉन डी आ जाएगी, 1 बाई डी की वैल्यू, 1 बाई यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और इससे आप लोग मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हो, ये इतना दे देंगे। ठीक है, इसमें ट्यूब की लंबाई कितनी हो जाएगी, एफ नोट प्लस यू, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यू ई दूरी पे है। अगर इस वाले केस में देखोगे इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो कहाँ हो जाएगी, एफ ई पे हो जाएगी यू ई। अगर यू ई से फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है, डी दूरी पे, तो हम लोगों ने 1 अपॉन यू ई बराबर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू में पुट कर दिया इसको, 1 अपॉन यू ई की वैल्यू, तो ये वाला मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये था टेलीस्कोप आपका। ये आपके टेलीस्कोप में कुछ डिफरेंस है, वो आप लोग निकाल सकते, लिख नोट कर लो ये। इसमें बच्चों एक ही पॉइंट है जो ज़्यादा काम का है, रिजोल्विंग पावर ये होती है किसकी, माइक्रोस्कोप की, और ये होती है किसकी, टेलीस्कोप की। ये फॉर्मूला हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में देखा भी था। ठीक है, इसके बाद में आप लोग ये वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल करो। ठीक है बच्चों, और एक ये न्यूमेरिकल, ये तीनों न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, क्योंकि सिंपल वैल्यूज पुट करनी है पीछे जो फॉर्मूले हैं ये। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये फिजिक्स अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।